सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़ों और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के गांव के लोग हर साल सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाए थे। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे, लेकिन इस बार ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। वह साधु कड़कड़ाती ठंड में सहायता मांगने गांव में आते हैं। सुनो पुत्र, यह ठंड बहुत कठोर है। मेरी कुटिया में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सभी थोड़ी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मैं यह ठंड सहन कर सकता हूँ। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई साधन नहीं है। हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद इस ठंड से परेशान हैं। आप साधु हैं, तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी, आपको क्या जरूरत गर्म कपड़े की। बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है। कृपया मुझे पुराने ही सही, पर मुझे गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सबने अपने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। साधु निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ने लगा था। उनके पास केवल एक पतला चादर था, जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह वह दिन गुजारते हैं, लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीली बूंदें गिरने लगीं। साधु ने अपने आखिरी समय में प्रार्थना किया, हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। साधु महाराज इतना कहकर ठंड के कारण मर जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए तो देखते हैं कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे उनका जरा भी बात नहीं सुना। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगा और ठंड से सभी का हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गए। कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बारिश होने लगी। गांव के खेत बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो सच में हद पार कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुनन हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जूली के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था, तब तक वो मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि ये ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊँगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा।
अगर मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती है? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। जूली, जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है, ताकि दिन ढलने से पहले खेत से वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया जूली? कल ही तो सोचा था कि बाजार जाकर कुछ आटा दाल लेकर आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप भी हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस कुछ लकड़ियाँ भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। जोखन अब मजबूर हो चुका था। वह फैसला लेता है कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, अपने घर के लिए अनाज लाएगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में जोखन जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए हर हाल में काम करता था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? खेत के सहारे रहूंगा तो हम बाप बेटी भूख से मर जाएंगे, क्योंकि खेत में अनाज अभी तैयार नहीं हुआ है। ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। जोखन लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता, लेकिन ठंड और बर्फ के ओले इतना गिर रहा था कि मानो आदमी की जान ही चली जाए। जोखन ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झक छोड़ दिया था। जूली, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करेंगे अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? सेठ धनराज? वह तो बहुत दुष्ट किस्म का सेठ है। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले एक साधु उसके पास आए थे मदद मांगने, लेकिन वह उनकी मदद नहीं की और उनका मजाक बना के उन्हें अपने दरवाजा से भगा दिया था। और कोई गांव वाला उनकी मदद नहीं की, जिसके कारण साधु की मृत्यु हो गई थी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, मगर मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए जोखन सेठ धनराज के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और खेत की फसल भी अभी हुई नहीं है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें अपना कुछ कीमती सामान मेरे हवाले करना होगा। सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी की वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना सारा खेत मेरे नाम लिखना होगा। अगर तुम 1 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम करवा लूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या बेहूदगी बात की है तुमने? मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसके भविष्य से खेलना आसान समझते हो? क्या तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ। 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूँगा। याद रखना, ऊपर वाला है, सब देखता है। जोखन पैसे लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जोखन पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी किसुन उसे मिलता है।
जोखन भाई, क्या हाल है? बड़ी जल्द में हो, कहीं जा रहे हो क्या? किसुन, मैं बहुत परेशानी में हूँ। सेठ धनराज से पैसे उधार लिया हूँ, लेकिन वो मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है जोखन भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ ना तो कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है किसुन भाई, लेकिन सच में अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड में काम करने का हिम्मत भी नहीं हो रही है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। जोखन, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकलेगा। मुझे लगता है कि जब से पहाड़ी के साधु की मौत हुई है तब से ठंड और बढ़ गया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। खैर तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं, बीबी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। जोखन वहां से चला जाता है और किसुन भी अपने घर चला जाता है। किसुन बहुत मतलबी इंसान था। वह दूसरे का दुख देखकर बहुत खुश हुआ करता था और सबके सामने बहुत दरिया दिल का दिखावा करता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। जोखन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे परिवार में करना चाहता था, मगर वह अधिक उधारी चुका नहीं पाया तो सेठ धनराज उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करेगा। क्या सच में जोखन का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है? अपने नई नवेली लड़की के नाम पर कर्ज ले लिया है। सच में गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। उन्हें देखकर कितना हंसी आती है मुझे। और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहाँ से लाएगा वह पैसे। बेचारा तो अब पूरी तरह से फंसा हुआ है। सच में वो जोखन तो बुरी तरह से फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ धनराज के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी बेटी की शादी तो अब तय है, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। किसुन और उसकी पत्नी जोखन की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। जोखन ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष का इंतजार कर रहा था। 2-4 दिन गुजरते हैं कि ठंड और भी बढ़ जाता है, बर्फ गिरने लगता है। गांव के लोग ठंड से मरने लगते हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। जोखन भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बेचारी कंबल में लेटी थी। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जोर का बुखार है। पिताजी, डॉक्टर को बुला लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। जूली, तुम चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करोगी। डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ, बस तुम हिम्मत रखना, ऊपर वाले सब सही करेगा। हे भगवान, मैं कैसे डॉक्टर को बुलाऊं? घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। जोखन जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है, कृपा करके चलिए उसका इलाज कर दीजिए। देखो जोखन, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तुम गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मेरा समय खराब मत कर। जोखन निराश होकर वहां से आ जाता है। तभी उसे उसका दोस्त किसुन नजर आता है। जोखन, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? किसुन भाई, मेरी झूली बहुत बीमार है, हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब न मेरे पास पैसे है, न कोई और सहारा।
भाई तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। किसुन, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है, एक बार मेरी मदद कर दो, बस थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मेरी बेटी की जान बच सके। जोखन भाई मेरी बात समझ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। किसुन, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किसी से क्या उम्मीद करूं? जोखन भाई मेरी बात समझ, मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वो तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। किसुन जोखन को पीछे छोड़कर चला जाता है। जोखन वहीं खड़ा रहता है। अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ जोखन जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। जोखन जंगल में जाता है, तभी उसे एक बाबा मिलते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। जोखन जल्दी से उस पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, यह मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपका किसी ने मदद नहीं किया? बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ ये भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मेरी जान बचा लिया। लेकिन बाबा, आप कहाँ रहते हैं? इस बिरान पहाड़ी इलाका में? यहाँ तो बहुत ठंड है। बेटा, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था। मदद मांगने पर मेरी कोई भी मदद नहीं किया और मैं ठंड के कारण मर गया। तब से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है, इसीलिए गांव में इतना ठंड और बर्फबारी बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मगर मेरा शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव में सब लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। तो बाबा, हम गांव वालों को क्या करना होगा? बेटा, तुम लोग को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद एक दूसरे की मदद करनी होगी, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में सबको जाकर बताऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। अगर मैं इस पत्थर से दबा रहता तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि यह मेरी आत्मा है। बेटा, तुमने मेरी सहायता किया, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना। ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब इसे खोलना। जोखन बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की ओर देखता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहां से गायब हो चुके थे। वह अपने घर तुरंत जाते हैं। उसकी बेटी जूली बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बहुत कमजोर लग रही तीर जोखन उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ नजर आ रहा था। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहाँ पर सेठ धनराज आ जाता है। जोखन, तुम मेरे पास आए थे और कर्ज लिए थे, मगर आजकल अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अभी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते, मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्यों नहीं हो? सेठ, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे दुष्ट नेचरहीन आदमी से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। अगर तुम सारे कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटी से शादी करवानी होगी। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा सेठ। तो ठीक है जोखन, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। सेठ धनराज गुस्से में बाहर चला जाता है और जोखन चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकट और संघर्ष की भावना गहरी होती है।
पिताजी आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ धनराज से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वो तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मैं सब सह लूंगी। जोखन इतना सुनते ही अपने आप पर बहुत कोसता है और पैर से सीसी को मारता है। तभी सीसी से रोशनी निकलती है और उससे कुछ पैसे निकलते हैं। यह देखकर उसे साधु की बात याद आ जाती है। अरे पिताजी, यह क्या चमत्कार हो रहा है। बेटी, मैं अपने दुख से इतना परेशान हो गया था कि मैं किसी को बता ही ना पाया। ये सीसी मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दिया था, जो कुछ दिन पहले सबसे मदद मांग मांग कर मर गए थे। ये उन्हीं ने मुझे दिया था और मुझे कहा था कि इसे अपने बुरे दिन में हिलाना, सब सही हो जाएगा। जोखन उस पैसे को लेकर सेठ धनराज के पास जाता है और उसे दे देता है। सेठ जोखन से बहुत पैसे के बारे में पूछता है, मगर जोखन उसे नहीं बताता है। अब वह सभी गरीबों की सहायता करता है और गांव वालों को साधु बाबा की सारी बात बताता है। देखो, गांव के लोग अब की बार इतनी ठंड पड़ने का कारण है साधु का अभिशाप है। उन्होंने हम गांव वालों से मदद मांगी और हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अब यह गांव शांत नहीं रहेगा। गांव वाले अब एकत्र होकर समाधान खोजने लगे। उन्होंने सलाह मशविरा किया कि क्या किया जा सकता है। हमें उनकी समाधि पर जाकर प्रार्थना करनी होगी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा, तब उनकी आत्मा हमें माफ कर देगी। सभी गांव वाले मिलकर साधु की समाधि पर गए और उनका अंतिम संस्कार किया। हे साधु बाबा, हमें क्षमा करें, हमने स्वार्थ में आपकी मदद नहीं की। कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करें। साधु की समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी साधु की आत्मा प्रकट होता है। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें यह सिखाया है कि दूसरों की मदद करना कितना आवश्यक है। अगर तुमने मेरी मदद की होती, तुम्हें अभी जिंदा होता और तुम्हारा यह हाल नहीं होता। लेकिन अब भी समय है, हर जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दो। हम वचन देते हैं बाबा, अब से हम हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। साधु महाराज की आत्मा सभी को आशीर्वाद देते हैं। साधु की आत्मा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वार्थ का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होता है। परोपकार से ही जीवन में शांति और समृद्धि आती है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रलोक नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक अद्भुत वृक्ष था, चंद्रकल्प वृक्ष, जो महल के कुछ दूरी पर था। यह वृक्ष असाधारण था। इसकी जड़ें गहरी थीं और माना जाता था कि यह वृक्ष पूरे राज्य में सुख समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है। और जब इसकी पत्तियां झड़ती थीं, तो उन्हें पीसकर औषधि बनाई जाती थी, जो किसी भी बड़ा सा बड़ा रोगों का इलाज होता था। इसीलिए इस चंद्रकल्प वृक्ष को राज्य का रक्षक माना जाता था। पर एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। चंद्रकल्प वृक्ष पत्तियां मुरझाने लगीं, जड़ें कमजोर पड़ गईं, वृक्ष सूखने लगा। अरे मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष सूख रहा है, जल्दी कुछ उसका उपाय करो। राज्य के वैद्य, पंडित और ज्योतिषी हैरान हो गए। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और निष्कर्ष निकाला कि वृक्ष की ऊर्जा फिर से वापस आ जाए। लेकिन वृक्ष की हालत खराब होती गई। महाराज अजय प्रताप बहुत चिंतित थे। राज्य की समृद्धि और सुख शांति चंद्रकल्प वृक्ष से जुड़ी थी। उसी राज्य के एक गांव चंडीपुर में एक युवा गडेरिया था, जिसका नाम नदीम था। अरे रामू, चंद्रकल्प वृक्ष तेजी से मुरझा रहा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वह सूख गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। महल में कोहराम मचा है।
हाँ, मैंने भी सुना है कि महाराज बहुत चिंतित हैं। वैद्य पंडित सब हार मान चुके हैं। बाबा, मुझे लगता है कि मुझे उस पेड़ को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैं उस पेड़ से बात कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ही जंगल और पहाड़ी इलाका में भेड़ बकरी चराता हूँ। मुझे पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। मैं पेड़ को देखकर पता लगा सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो बेटे? तुम तो एक साधारण गडेरिये हो। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। मैं महाराज से मिलकर पूछूंगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हारे दिल में सदिच्छा है तो जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नदीम इतना कहकर गांव से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महल पहुंचते ही नदीम को कुछ सैनिक रोकते हैं। रुको रुको, महल में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम नदीम है। मैं चंडीपुर का गडेरिया हूँ। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। चंद्रकल्प वृक्ष के बारे में कुछ बात करनी है। गडेरिया और महाराज की भेंट, ये क्या मजाक है? तुम महाराज से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। कृपया मेरा संदेश महाराज तक पहुँचाओ। मैं उस चंद्रकल्प वृक्ष का मदद करना चाहता हूँ। सैनिक हिचकिचाते हैं। फिर एक सैनिक भीतर जाकर सूचना देता है। कुछ देर बाद महल का एक मंत्री बाहर आता है। कहो युवक, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष को सच्चे मित्र की दरकार है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे? न बड़े वैद्य कुछ कर पाए, न पंडित कुछ कर पाए। तुम सामान्य गडेरिये क्या कर पाओगे? साधारण व्यक्ति असाधारण मदद कर सकता है। यदि उसके हृदय में सच्ची भावना हो तो मुझे महाराज से एक बार मिलने दिया जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसकी दृढ़ता देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार वह सहमत होते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ, महाराज स्वयं निर्णय लेंगे। मंत्री नदीम को अंदर ले जाते हैं, जहां महाराज अजय प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रानी विजय लक्ष्मी उनके पास खड़ी थी। मंत्री नदीम को भीतर लाते हैं। मंत्री जी, ये कौन है और इसे अंदर क्यों लेकर आए हो? महाराज, यह युवक नदीम है। यह कहता है कि वह चंद्रकल्प वृक्ष की समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। तुम कैसे मदद करोगे बेटा? बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, लेकिन उस वृक्ष को कोई सही नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं न विद्वान हूँ न योद्धा, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है। मैं पेड़ों, पक्षियों, जीवों से बात करने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई सुराग खोज निकालूं। बस मुझे अनुमति दें कि मैं वृक्ष के पास कुछ दिन रह सकूं। अच्छा तो ठीक है, यह असाधारण बात है, पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैंने सुना है कि सच्चे हृदय वालों को प्रकृति संकेत देती है। जाओ, वृक्ष के पास में रहो, वृक्ष के पास समय बिताओ, और यदि कोई मार्ग मिल जाए तो हमें बताना। ईश्वर तुम्हारे मार्ग में मदद करे पुत्र। तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो। नदीम उस वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष मुरझाने लगा था। नदीम वहां आकर बैठता है और बांसुरी बजाता है। रात और दिन उसके पास वक्त गुजारता है और वृक्ष से बातें करने की कोशिश करता है, मानो कोई जीवंत प्राणी हो। हे वृक्ष, महाराज मुझे संकेत दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुरझा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। पर नदीम हिम्मत नहीं हारता। वह वृक्ष के आसपास की मिट्टी टटोलता है, जड़ों की ओर ध्यान देता है, सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करता और पानी देता है। एक रात चांदनी के समय सो रहा था कि अचानक उसे एक स्वप्न आता है, एक विचित्र स्वप्न। वह देखता है कि वृक्ष की आत्मा एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होती है। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में करुणा। पुत्र, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आप वृक्ष की आत्मा हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इस वृक्ष का जीवन स्रोत हूँ। मैं थक गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल रहा है। मित्र? मैंने सुना है, पर समझ नहीं पाया कि एक वृक्ष को मित्र की क्या जरूरत। ताकि वह मेरा दर्द समझे, मेरी देखभाल करे, मेरे अस्तित्व को पहचान दे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी छाया में आराम करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख न समझा। मैं अकेला हूँ, मैं प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हूँ, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरे साथ चल सके, मुझे नई ऊर्जा दे सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्र। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? अब से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ठीक है मित्र, उत्तर मोती में छिपा है। 3 मोती,
जो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे मोती मेरे लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे, पर उन्हें पाना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र, बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक है। पहला मोती निर्मल नदी के उस पार कंचन वन में है, जिसे एक दानवी गिरगिट निगलकर सोया पड़ा है। दूसरा मोती रुद्र गुफा में छिपा है, जहाँ एक रहस्यमयी आवाज तुमसे सत्य उगलवाएगी। तीसरा मोती बर्फीली पहाड़ पर है, जहाँ बर्फ की देवी की परीक्षा देनी होगी। तीनों मोती प्राप्त कर लाओ और उन्हें मेरी जड़ के समीप प्रत्यारोपित करो, तब मुझे नया जीवन मिलेगा। और हाँ, इस कार्य के लिए तुम्हें साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग की जरूरत होगी। तभी नदीम का स्वप्न टूट जाता है। नदीम जाग उठता है। अगले दिन दरबार में नदीम अपनी योजना बताता है। तो तुम्हें 3 मोती खोजनी है, लेकिन वह कहाँ मिलेगी? महाराज, निर्मल नदी पार, कंचन वन, रुद्र गुफा और बर्फीली पहाड़ पर। वहाँ पर मुझे अकेले जाना होगा। ये बहुत खतरे से भरा है। दानवी गिरगिट, रहस्यमयी आवाज, बर्फ की देवी, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं जानता हूँ आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। वृक्ष हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बेटा, यह कठिन यात्रा है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होकर आओगे। अच्छी बात है। हम तुम्हें भोजन, पानी और एक घोड़ा देंगे। यदि कोई और सहायता चाहिए तो बताओ। बस इतना ही पर्याप्त है महाराज। अपने हृदय में विश्वास लिए मैं निकलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नदीम राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। जाते जाते कुछ दिन की यात्रा के बाद नदीम निर्मल नदी के तट पर पहुंचता है। यह नदी क्रिस्टल जैसी साफ थी, पर पार करने के लिए पुल या नौका नहीं था। नदी के किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिलता है और कृषकाय छोटी नौका के पास बैठा हुआ था। वह उसके पास जाता है। बाबा, मुझे इस नदी को पार कर कंचनवन जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कंचनवन? वहाँ तो दानवी गिरगिट सोया पड़ा है। वहाँ कोई नहीं जाता। तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ? मुझे एक मोती चाहिए। वह मोती एक वृक्ष के लिए आवश्यक है, जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। अच्छा, तो तुम ऐसा पुण्य काम कर रहे हो। मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। दानवी गिरगिट तुम्हें देखे, इससे पहले मोती को निकालकर वहाँ से निकलना होगा। नदीम नाव पर चढ़ता है और मछुआरा उस पार ले जाता है। धन्यवाद बाबा, जो आपने उस पार से इस पार लाए। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे। नदीम कांचन वन में जाता है। वह देखता है कि सब शांत है। बीच में एक विशाल गिरगिट पत्थर जैसे चट्टान पर सोया पड़ा था। उसका रंग काला था, आंखें बंद थीं, और गिरगिट के मुंह के पास एक छोटी दरार जैसी दिखाई दे रही थी। शायद गहरी नींद में वह मुंह खोले सो रहा था। अगर मैं हिंसा से मोती लूंगा तो शायद गलत होगा। मुझे कोई और उपाय करना चाहिए। नदीम धीमे से आगे बढ़कर गिरगिट के मुंह से मोती निकाल लेता है। पहले मोती को सुरक्षित अपने थैले में रखकर वहां से निकल जाता है नदीम। कुछ पहाड़ियां पार करके वह रुद्र गुफा पहुंचता है। यह गुफा एक नीरव घाटी में स्थित थी, अंधेरी, डरावनी और गहरे पत्थरों से बनी। वह गुफा के मुख पर पहुंचता है। भीतर से एक गूंजती आवाज आती है, मानो कोई गहरी अंधेरी सुरंग के अंत से बोल रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या खोज रहे हो? मैं एक मोती खोज रहा हूँ जो इस गुफा में छिपा है।
मोती चाहिए? ये सब आसानी से नहीं मिलता। पहले सत्य की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। 2 द्वार हैं, दाईं और बाईं ओर। एक द्वार से असली मोती का कमरा है, दूसरे से अग्निकुंड है जो झूठे व्यक्ति को भस्म कर देगा। तुम सच बोलते हो या झूठ, सब साबित करो। मैं सच बोलता हूँ। मैं वृक्ष की भलाई के लिए मोती लेने आया हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होता, तुम्हें साबित करना होगा। बताओ, क्या तुमने कभी स्वार्थ किया है या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? नदीम सोचने लगता है। उसने कभी जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया था। हाँ, एक बार बचपन में मैं अपने दोस्त के आम खा लिए था बिना उसके पूछे, पर बाद में स्वीकार कर लिया था। बचपन में एक छोटी गलती की थी, पर मैंने सत्य स्वीकार कर क्षमा मांग ली थी। अब मैं पूरे हृदय से सत्य प्रिय हूँ। तुमने सत्य कहा, अपनी भूल भी कबूल की, इससे मैं प्रसन्न हुआ। जाओ दाएं द्वार से, वहाँ तुम्हें मोती मिल जाएगा। नदीम दाएं द्वार से प्रवेश करता है। वहाँ एक छोटे कक्ष में पत्थर की वेदी पर मोती रखा हुआ मिलता है, हल्की हरे रंग की आभा वाला मोती। वह उसे उठाता है। जाओ, तुम सत्य के मार्ग पर हो, दूसरा मोती तुम्हारा हुआ। नदीम आभार व्यक्त कर गुफा से निकल जाता है। अब 2 मोती मिल चुके थी। तीसरा मोती बर्फीली पर्वत के शिखर पर था। नदीम पर्वत की चढ़ाई शुरू करता है। रास्ते में उसे बर्फीली चट्टानों से पार होना था। वह चढ़ते चढ़ते शिखर के नजदीक पहुंचता है। वहां एक गुफा जैसी संरचना थी। गुफा के अंत में एक बर्फ की वेदी पर बर्फ देवी की मूर्ति थी। नदीम देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे बर्फ की देवी, मुझे तीसरा मोती चाहिए ताकि मैं वृक्ष को बचा सकूं। मोती पाना आसान नहीं है राजन। तुमने साहस और सत्य का परिचय दिया है, पर क्या तुम त्याग कर सकते हो? यदि मैंने मोती देने की शर्त रखी कि तुम्हें कुछ प्रिय वस्तु छोड़नी होगी, तो क्या तुम त्याग कर सकोगे? मैं त्याग करूंगा। मेरे लिए राज्य का कल्याण प्रिय है। मेरे लिए वृक्ष का जीवन प्रिय है। मैं अपना कोई भी प्रिय सामर्थ्य त्यागने को तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? नदीम सोचता है। उसे अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी। बचपन से उसने उसे संभाल रखा था, क्योंकि उसकी माँ मरते वक्त उसे बांसुरी बहुत प्यार से दिया था। मेरी बांसुरी मुझे बहुत प्रिय है, पर यदि वह वृक्ष के जीवन के लिए यह त्याग आवश्यक है, तो मैं इसे त्याग दूंगा। राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय निस्वार्थ है। ले लो मोती और बांसुरी, वहीं रख दो वेदी के पास। नदीम मन भारी करके अपनी बांसुरी वेदी के सामने रख देता है और तीसरी मोती ले लेता है। तुम्हारा त्याग सच्चा था, इसलिए तुम्हारी बांसुरी मैं रखूंगी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रही थी। अपना त्याग दिखाने के लिए तैयार होना ही काफी था। बांसुरी तुम्हारे त्याग के प्रमाण के रूप में शुद्ध हो गई है। अब वह कभी टूटेगी नहीं और सदैव मधुर सुर देगी। अपनी बांसुरी वापस ले लो और जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नदीम प्रसन्न होकर बांसुरी उठा लेता है, मोती भी ले लेता है। तीनों मोती लेकर नदीम अपने राज्य लौटता है। लंबी यात्रा के बाद वह महल पहुंचता है। महल में सब उत्सुक थे। आ गए पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें तीनों मोती मिली कि नहीं? हाँ महाराज, ये रहे तीनों मोती। मैंने अपने थैला में रखा है। बहुत अच्छा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अब हमें क्या करना होगा? महाराज, वृक्ष की जड़ के पास इन्हें प्रत्यारोपित करना होगा। वृक्ष की आत्मा ने यही कहा था। सभी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं। चंद्रकल्प वृक्ष सूखने के कगार पर हो गया था। नदीम वृक्ष जड़ों के पास छोटे गड्ढे बनाता है और मोतियों को क्रम से रख देता है। फिर जड़ों पर मिट्टी डाल पानी देता है। कुछ देर शांति छा जाती है। फिर धीरे धीरे वृक्ष की पत्तियां हरी होने लगती हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और सब जान जाते हैं कि वृक्ष पुनर्जीवित हो गया है। अद्भुत, हमारा चंद्रकल्प वृक्ष लौट आया। पुत्र नदीम, तुमने असंभव को संभव कर दिया। तुम्हारे साहस, सत्य और त्याग ने यह कर दिखाया। मैंने वचन दिया था कि जो इस समस्या का हल ढूंढेगा उसे मनचाहा पुरस्कार दूंगा। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मैंने यह सब किसी पुरस्कार की चाह में नहीं किया। मुझे बस इतना चाहिए कि इस वृक्ष को सच्चा मित्र मिल गया है, जैसा वृक्ष चाहता था। सच्चा मित्र? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? महाराज, सच्चा मित्र वो होता है जो दूसरे के दुख को समझे, उसके लिए कुछ त्याग कर सके। मैंने वृक्ष से सीखा कि हमें प्रकृति को केवल लेना नहीं, देना भी चाहिए। यह वृक्ष अब मेरा मित्र है और मैं इसका देखभाल जीवन भर करूंगा। और जितना भी मेरे आसपास वृक्ष है, मैं उसे पानी दूंगा।
बेटा तुम्हारा हृदय बड़ा है, फिर भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो राज्य के लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाइए, वृक्षों की देखभाल के लिए नियम बनाइए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए ताकि चंद्रकल्प वृक्ष अकेला न महसूस करे। ऐसा ही होगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि राज्य में वृक्षारोपण होगा, वन रक्षक नियुक्त किए जाएंगे और सभी को प्रकृति की अहमियत समझाई जाएगी। कुछ दिन बाद नदीम अपने गांव चंडीपुर लौटता है। वहाँ के लोग उसका स्वागत करते हैं। नदीम बेटा, तुम्हारे साहस और सत्य ने हमें गर्वित किया। मैंने सोचा भी न था कि तुम ऐसा करोगे। तुमने हमें सबक सिखाया कि छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। बाबा, मैंने सिर्फ कोशिश की। हमें कभी छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बस सत्य और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह पूरे राज्य के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता केवल मानवों के बीच ही नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संभव है। हमें प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं, देना भी चाहिए। सम्मान, देखभाल और प्रेम, साहस, सत्य और त्याग से असंभव लगने वाले कार्य भी पूरे हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बदलाव ला सकता है यदि वह सच्चे हृदय से प्रयास करे। इसी तरह जब हम दूसरों की जरूरत समझते हैं, उनके लिए त्याग करने को तैयार होते हैं, तब हम सच्ची मित्रता के मोती अर्जित करते हैं। ये मोती वही ऊर्जा देते हैं जो पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को सच्ची खुशहाली प्रदान करती है।